चलते हैं शशांक यादव जी के पास, एडवोकेट शशांक यादव जी के पास। कानूनी बाध्यता एक कहती है और एक हमारा जनतंत्र कहता है। जनतंत्र में एक चुने हुए प्रतिनिधि को, इतने प्रचंड बहुमत के साथ चुने हुए प्रतिनिधि को आप बार बार आप उसको गिरफ्तार कर रहे हो और आपके पास कोई सबूत नहीं है, उसके बाद भी आप उसको जेल में रख रहे हो, और आप जनतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधियों के सदन को ओवरटेक करके अपने अपने राज्यपाल के आप माध्यम से आप वहां पर सरकार थोपने की कोशिश कर रहे हो, आप बार बार अड़ंगा डाल रहे हो। ऐसी हालत में यह जो इस्तीफे की इनकी पेशकश हुई है, इन्होंने तो अब इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद यहीं पर जब इंडिया गठबंधन के सामने इतनी बड़ी वो टारगेट गोल सामने रखा हुआ है। और एक चीज और हम कहेंगे कि हम सीधे सीधे देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जितना ज्यादा भाजपा के लिए चुनौती है, उससे ज्यादा कांग्रेस अपने लिए चुनौती मानती है। तो इस जो त्रिकोणात्मक मामले में आप फिलहाल इनके इस इस्तीफे को, ये केजरीवाल की भूमिका को आप उसको किस तरीके से देखते हैं, और हरियाणा के चुनाव में खास करके आप उसको किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद तिवारी जी। आपने आज डिबेट एक ऐसी रखी है कि जैसे मैं कह रहा था कि केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, वो गिरफ्तार हो गए। उसके बाद जब ईडी की जमानत हुई तो मैंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई वाली भी जमानत होगी, वो जमानत भी हुई। उसके बाद मैंने कहा कि अब ये इस्तीफा भी देंगे जमानत होने के बाद। लोगों ने कहा पत्नी को बनाएंगे, हमने कहा बिल्कुल नहीं बनाएंगे पत्नी को, वहां पर हाथी ही बनेंगी दोबारा से। अब ये चीजें इंस्टिंक्ट पे थी, या ये समझ लीजिए कि केजरीवाल साहब एक उनको इतने दिनों से फॉलो कर रहे हैं हम, तो वो एक उनकी एक जो टैक्टिस है उसका एक अंदाजा लग जाता है। ये पॉजिटिव चीजें हैं। और जिस समय ये गिरफ्तार किए गए थे जनता की एक सहानुभूति रही है, लोग मानते थे कि उनके साथ खेल हो रहा है। कंडीशंस लगाई गई, कंडीशंस के चलते हुए बेल की जो कंडीशंस थी उसको नॉर्मली लीगल फ्रेटर्निटी में भी कोई बहुत अच्छा नहीं माना गया, और ईडी की जमानतों की शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने उस पर कमेंट भी किया, लेकिन कोई उसको अलग से वो चाहते तो उसको भी एंटरटेन कर सकते थे मैटर को, लेकिन उस पर उन्होंने कोई चीज कही नहीं। और वो जो शर्तें थी वो एज इट इज रही, चूंकि पैरेलल बेंच की शर्तें थी। इस हिसाब से ये बहुत ओवर कैलकुलेटिव पूरा सीन चल रहा है। दूसरा, जैसे कुछ रिजर्वेशंस मेरे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, और वो इस टाइप के कि सीए एनआरसी के समय आम आदमी पार्टी ने एक अपना जो तरीका अपनाया था वो बहुत ज्यादा माइनॉरिटीज को कोई बहुत ज्यादा वो हिम्मत देने वाला नहीं था। वो अलग बात थी कि 100% वोट उन्होंने किया बीजेपी को हराने के लिए। और उसी तरीके से कांग्रेस जो किसान वाला जो आंदोलन था, उस आंदोलन में भी एडॉप्शन जो असेंबली में आम आदमी पार्टी ने किया था वो भी चर्चा का विषय बना था उस वक्त। तो मुझे जो लग रहा है कि हरियाणा के अंदर केजरीवाल साहब का जो भी फैसला हो, क्योंकि इसमें मुझे शीर्ष नेतृत्व में मुझे कहीं धोखा नहीं दिखाई दे रहा। राहुल जी में और केजरीवाल साहब में कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन दिल्ली की लोकल यूनिट कांग्रेस की और हरियाणा की जो लोकल यूनिट है कांग्रेस की, मुझे लगता है कि दिक्कत वहां पर है कि वो लोग किसी भी रूप में एक जो है वो इन्फिल्ट्रेशन समझ लीजिए या ओवर कॉन्फिडेंस, जैसा भी आपने कहा कि उनको था कि हम जीत रहे हैं, तो ये कुल मिला के स्थिति तो कोई बहुत अच्छी नहीं कहलाएगी। अगर समझदारी बन जाती तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन जहां तक चूंकि डिबेट को आपने बड़ा एक सीमित विषय रखा है कि केजरीवाल साहब के इस मूव को आप किस रूप में लेते हैं, तो ये मूव तो जैसे ही उनकी समझदारी और जिस तरह के वो इंटेलिजेंट एक पर्सनैलिटी रही है, तो ये बड़े सब स्वाभाविक मूव थे। सारे के सारे मूव, सारे के सारे जितने भी स्टेप्स थे, मुझे पता नहीं क्यों लोग कह रहे हैं कि बीजेपी एंटीसिपेट नहीं कर पा रही है। 100% बीजेपी ने भी, जब मैं इसको एंटीसिपेट कर सकता हूं तो बीजेपी में तो मुझसे भी बहुत सीरियस लोग बैठे हुए हैं। ये एंटीसिपेशन उनके भी दिमाग में रहा होगा कि केजरीवाल है वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे जो कभी कभी लगता है कि एक अपनी जो मैं सीधे सीधे ये कहूं कि जो पहले आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पे कि साहब इनका एक सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए ये जो है वो
कांग्रेस के वैक्यूम को कवर करना चाहते हैं। इन आरोपों का एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपने किस रूप में काम कर रही है, एक हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हमें बहुत ज्यादा कमेंट करने की उसमें आवश्यकता भी नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए, राजनीतिक मर्यादा जो है। लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी भी चाहती है, हम भी चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहते हैं कि बीजेपी को हटना चाहिए। इस बात पर एक आम सहमति है कि उनको हटना चाहिए और जवाबदेह तो होंगे, चाहे वो इंडिया ब्लॉक के सभी लीडर्स जवाबदेह होंगे कि भाई क्यों नहीं हो पाया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता, उसकी रीजनिंग क्या है। हमें इससे मतलब नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया या केजरीवाल साहब ने क्या किया है, ये फेल्योर ऑन द पार्ट ऑफ द टॉप लीडरशिप माना जाएगा कि आप एक गठबंधन की जो भावना कर रहे हैं वो नहीं कर पाए। कांग्रेस को इसकी सजा मिल चुकी है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में ओवर कॉन्फिडेंस की सजा मिल चुकी है। अब हरियाणा में क्या वजूहात रही है ये तो वक्त के बाद ही खुलेगा, लेकिन बेहतर होता कि अगर एक गठबंधन होता तो उसकी अभी बहुत जरूरत थी। दिल्ली में भी अब मुझे लग रहा है कि ये जो परिस्थितियां आगे बढ़ेंगी तो दिल्ली में भी यही चीजें आएंगी कि दिल्ली के जब चुनाव अभी 3-4 महीने के अंदर है, कांग्रेस वहां पर अगर इंडिपेंडेंटली लड़ती है, क्योंकि लोकसभा में एक वो खत्म हो गया जो प्रयोग था, एक भी सीट नहीं मिली है। और कई बार ऐसा भी होता है स्थानीय मुद्दों में, जब लोगों ने मुझसे पूछा कि सपा बसपा गठबंधन हुआ था 2019 में तो परिणाम इतने बेकार क्यों रहे, तो मुझे तो पुराने बुजुर्गों की बात याद आ गई कि गठबंधन या राजनीति में अर्थमेटिक नहीं है कि 2 और 2 4 नहीं होता है, वो ये केमिस्ट्री होती है। और मैंने कहा कि जैसे सपा से नाराज, बसपा से नाराज और सपा बसपा दोनों मिल गए तो दोनों के नाराज मिल गए भाजपा में चले गए, तो दोनों से होस्टाइल लोग थे। तो ऐसी भी परिस्थितियां आती है, तो गठबंधन हमेशा कामयाब हो। लोकसभा का गठबंधन चीज दूसरी थी, वहां पर संविधान पैरामाउंट इशू था, लेकिन जैसे ही आप विधानसभा के लेवल पे उतरते हो तो विधानसभा की परिस्थितियां दूसरी हो जाती हैं। और जब 2019 का सपा बसपा का गठबंधन था तो वर्कर्स के लेवल पे भी उतना गठबंधन नहीं था। आज हमारे आम आदमी के साथी बैठे हुए हैं, वो खुद देखेंगे, पॉलिटिकल चूंकि है वो, बाकी लोग तो विषय अपनी अपनी फील्ड के विषय के राजनीतिक व्यक्ति हैं। एक आम जो गैर भाजपाई वर्कर है वो किसी भी दल का है, मैंने देखा है कि बहुत एफिनिटी है, कांग्रेस वाला भी बहुत कायदे से बात करता है सपा वाले से, इवन बसपा के जो वर्कर्स हैं, मैं वर्कर लेवल की बात कर रहा हूँ, नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी एक सबकी मंशा यही है कि किसी ना किसी तरीके से बीजेपी के भूत को यहाँ से भगाना चाहिए। अब उस चीज को लेकर जवाब दे तो हम लोग होंगे कि हम अपने गठबंधन को इतना मजबूत क्यों नहीं रख पाए। एक इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे, आम आदमी पार्टी के लेवल पे ये मास्टर स्ट्रोक था, नो डाउट केजरीवाल साहब का, लेकिन एटलीस्ट मेरे लिए मास्टर स्ट्रोक नहीं था कि मैं इसको पहले से एंटिसिपेट कर रहा था कि ऐसा ऐसा होगा, और मैं ये मान के चल रहा था कि अपनी पत्नी को भी नहीं बनाएंगे और जिस तरह की उनकी सोच और समझदारी है वो आच्छी को ही बनाएंगे। ये मैंने अभी कल सवेरे चाय के समय अपने पत्रकार साथियों के साथ बैठ के ये बात लखनऊ में मैं कर रहा था। तो जब चीज आपकी एंटिसिपेटेड हो जाती है तो आप बहुत ज्यादा उस पर उसको एनालिसिस नहीं कर पाते हो। मैंने तो अपने विम्स के ऊपर आपको ये बात बता दी, लेकिन अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मेरी चिंता इनका इस्तीफा और नॉन इस्तीफा नहीं है। मेरी कंसर्न ये है कि कुछ भी करिए लेकिन जो गठबंधन की फीलिंग है उसको बचाने की कोशिश करें, यही मेरी प्रार्थना है। तभी जो गठबंधन के हमारे शीर्ष के नेतृत्व है, मुझे यही कहना सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सबका कंसर्न है। अब हम एक बार फिर चले जाते हैं डॉक्टर जगमती सांगवान जी के पास। जगमती सांगवान जी, आपने तो सक्रिय रूप से, और हम समझते हैं कि देश की राजनीति में, देश की राजनीतिक पार्टी हो, चाहे आपका अपना संगठन हो या आपका महिला संगठन हो, इस सबको लेकर के जिस तरीके से आप जुटी हैं, तो सबकी मंशा है कि भाजपा हटे। लेकिन ये जो स्थितियां, जिन स्थितियों में हुआ है, वैसे उनको सद्बुद्धि आ गई, एक सीट उन्होंने सीपीएम को अकेले यहाँ छोड़ दिया, लेकिन अखिलेश यादव भले कह दिए हो कि भाई ठीक है आप जीतिए, लेकिन अखिलेश यादव अगर गठबंधन में आ गए होते, एक ही सीट रहती, एक ही सीट सीपीआई की रहती, आम आदमी पार्टी की तिवारी जी, हम गठबंधन में हैं, हम पूरी मदद करेंगे, इंडिया ब्लॉक की गारंटी है। जी जी जी, हमारा वही कहना था
कि उसके अंदर रह करके लड़ करके, तो फिर आप सारे लोग, अगर यहाँ पर एक भी सीट समाजवादी पार्टी लड़ती तो शशांक यादव को शायद फुर्सत न रहता कि हमारे यहाँ आकर के डिबेट में अभी इस समय चर्चा करते या अपने सहमति की। तो इन सारी स्थितियों में, और आम आदमी पार्टी अब तो 90 की 90 सीट पर लड़ रही है, और उनका जो आइकॉन है दिनेश फोगाट के खिलाफ एक मजबूत खिलाड़ी उतारा है आम आदमी पार्टी ने। इसका मतलब है कि बहुत ये संजीदा तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ लड़ रही है। ऐसी हालत में अरविंद केजरीवाल, हालांकि लेट तो बहुत हो चुका है, अभी वो अपने दिल्ली में उलझे हुए हैं, आज जाकर के खाली हुए हैं, तो आप क्या देखती हैं हरियाणा में उसकी परफॉर्मेंस को और ये हरियाणा के चुनाव के परिणाम को? हो जाता समझौता, आदर्श स्थिति तो वही बनती थी, परंतु अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं है और अब तो बात आगे जा चुकी है। इसमें निश्चित रूप से हमारा जो कॉमन कंसर्न है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए, क्योंकि उन्होंने तमाम जो ऐसे तबके हैं जो अपने राइट्स को असर्ट करना चाहते थे, जो मतलब अपनी एस्पिरेशंस को आगे रख के आंदोलन करना चाहते थे, उन तमाम को उन्होंने पीटा है। और हम चाह रहे थे कि अब अच्छे से पिटाई हो भाजपा की हरियाणा के अंदर, और उसको सुनिश्चित करने का एकमात्र जो हथियार हमारे पास था वो इंडिया गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता, तो कोई इफ एंड बट उस तरह से नहीं रहता। लेकिन अब क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और इधर से कई और भी गठबंधन है, और जो लोकसभा का जो चुनाव था उसके अंदर जो अगर देखा जाए कि जो मार्जिन था, वोट्स जो मिले थे बीजेपी और कांग्रेस को, वो बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर सा कंटेस्ट उसमें रहा है जो लेकिन अब है स्थिति ऐसी। तो इसमें एक थोड़ा सा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एक साथी हमारे समाजवादी पार्टी के यहाँ पे थे, अभी शायद वो नहीं है पैनल में, व्हाट ही क्लेम्ड कि बहुत ही ईमानदार पार्टी है। यहाँ पे मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग जो उम्मीदवार उतारे गए हैं हरियाणा में, मतलब कई तो अभी दूसरी पार्टियों से मतलब उनको किसी तरह से टिकट नहीं मिली, कुछ ऐसा हुआ, और जिनकी छवि भी बहुत बेहतर उस तरह से नहीं है, वो लोग भी लिस्ट में आ चुके हैं। तो ये जो ईमानदारी वाला जो है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा सवालिया निशान वर्तमान संदर्भ में बिल्कुल है। और अल्पसंख्यकों को लेकर तो उनके प्रति और धारा 370 के मामले पे आम आदमी पार्टी का जो रवैया रहा है वो थोड़ा मतलब इंडिया अलायंस की जो भावना है उसके संगति में नहीं है वो। और यहाँ पे भी अभी भी कुछ अगर इसी तरह का कोई भी चांस बनता हो अलायंस का, ऑल इंडिया लीडरशिप जो है वो पूरी विल पावर के साथ इंटरवीन करे, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना सुनिश्चित, मतलब उसी से हो पाएगा। मतलब लोग चाहते हैं कि बीजेपी को हराया जाए, और बहुत लोगों ने झेला है उनके राज में, परंतु अगर पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे अपनी जो टैक्टिक्स है, अपनी जो अलायंसेस है, नेतृत्व की वजह से अगर जनता हारती है, उनको किसी तरह की निराशा होती है, तो निश्चित रूप से वो एक मतलब जिम्मेवारी से फिर वो बच नहीं पाएंगे। जी जगमती जी, हम सब लोगों की तो इच्छा वही है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस की ये जो अति महत्वाकांक्षी छुटभइये नेता लोग हैं, अगर इनके पास समझ में आए तो अब हम एक बार चलेंगे रवि यादव जी के पास। रवि यादव जी, आम आदमी पार्टी, बहुत सी चीजें ऐसी है कि आम आदमी पार्टी को जो भाजपा से नाराज लोग हैं, जो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते हैं, वो लोग भी आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं वरीयता दे देते हैं। तो ऐसी हालत में अगर आम आदमी
आदमी पार्टी का विकल्प है अपने पूरे उसमें, तो इस चुनावी गणित को आप कहाँ देखते हैं? और जो लोग कांग्रेस से भी नाराज होंगे, भाजपा से भी नाराज होंगे, क्या वो सारे लोग आज की तारीख में भी इकट्ठे हो पाने की स्थिति में? हालांकि आप समय तो नहीं है, बहुत समय बीत चुका है, तो आप इसको इस परिणाम के रूप में आप कैसे देते, पर्टिकुलर हरियाणा के संदर्भ में? नहीं, मैं समझता हूं कि अच्छा होता। सच में देखिए, बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, तो बहुत ज्यादा वोट नहीं है। अब यूपी की तरह से आप कहें या फिर यूपी की गोविंदनगर विधानसभा सीट की बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4,000 वोट इधर से उधर हो जाएंगे। तो हरियाणा में तो 3,000 वोट 4,000 वोट इधर जाएंगे, कहीं भी कटेंगे, तो उसका बहुत मायने हैं। और आपने जो कहा, अगर इंडिया गठबंधन के तौर पर अगर ये चुनाव लड़ा गया होता, वो स्थिति और कांग्रेस अकेले जो चुनाव लड़ रही है, तो दोनों में बहुत फर्क है। आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, आप देखिए आपके पास क्या स्थिति है। कैप्टन अजय यादव को आपने किस स्थिति में लाके खड़ा किया हुआ है। इंद्रजीत सिंह आपके पास, मतलब भारतीय जनता पार्टी में चले गए आपसे छिटक के। तो कांग्रेस का अपना, क्योंकि यादवों का जो पारंपरिक रूप से अगर आप देखें, तो मैं समझता हूं कि पूरी हिंदी बेल्ट में चौधरी चरण सिंह के साथ थे। चौधरी साहब के बाद हरियाणा में वो देवीलाल के साथ बने रहे, फिर चौटाला के साथ भी रहे। अब क्योंकि वो पार्टी खत्म हुई, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। तो ये जो रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है और गुड़गांव का इलाका है, कांग्रेस ने उनको मतलब एक तरह से साथ लेने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं है कि वो संतुष्ट हैं, बहुत पूरे देश में जो कुछ हो रहा है वो उनके पास वहां तक पहुंच रहा है, लेकिन लीडरशिप नहीं इनके पास कोई। जो लीडरशिप थी उसको भी आपने उपेक्षित किया है। तो उसी स्थिति में वो लोग कहां जाएं? और उसका परिणाम है कि 2014 में 14 की 14 सीटें यादव बाहुल्य वाली जो सीटें हैं, और 2019 में उसमें से 11 सीटें भाजपा जीती। 40 थी तब, 11 यादव बाहुल्य वाली सीटें जीत रखी थी उन्होंने। तो मैं समझता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी को लड़ाना चाहिए था, ठीक है, आपकी शुभकामनाएं, एमएलसी साहब कह रहे हैं, अच्छी बात है, आपका अपना जो सोच है अच्छा है कि आपने कहा जीतना ज्यादा जरूरी है गठबंधन की तुलना में। लेकिन सवाल यह है ना, दूसरी तरफ भी तो देखो ना, आप उत्तर प्रदेश में 10 में से 5 मांग रहे हो, कितना वोट परसेंट था आपके पास, और हरियाणा में आप 3 सीट नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पे, आप लीडर हैं तो ठीक है, आप बड़ा सोच रख सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। और वो मैं समझता हूं कि इन 11 में से अगर 2 सीट भी झटक पाते वो अखिलेश जी की वजह से, और इसमें कोई शक नहीं है अखिलेश जी उस तरह से कैंपेन करते, तो निश्चित रूप से बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को करती। आम आदमी पार्टी भी अगर आज की तारीख में साथ होती, कोई इलेक्शन नहीं रह गया था फिर हरियाणा में। क्योंकि हरियाणा में मैं देख रहा हूं, हरियाणा के लोग भाजपा को हराना चाहते हैं। कांग्रेस को कितने लोग जिताना चाहते हैं वो अलग इशू है। जितने लोग कांग्रेस को जिताना चाहते हैं उससे ज्यादा लोग हैं जो भाजपा को हराना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, बहुत नुकसान आम आदमी पार्टी नहीं कर सकेगी वहां, क्योंकि बाइपोलर चुनाव है और लोगों को दिख रहा है। लेकिन फिर भी बेहतर होता कि ये साथ होती। जी शशांक यादव जी, समय नहीं है, आपका अंतिम कमेंट। अखिलेश यादव तो ये राजनीतिक रूप से तो त्याग की मूर्ति होकर के निकले हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर वो ये दबाव डालते अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव और ये राहुल गांधी बैठ के, तो ये अलायंस हो गया होता? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए।